नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब तक कवीना निशा भी राजीव गुलेरिया के पैलेस में चली जाती है और वहां पर वो ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है सभी सर्वेंट्स को जैसे वो राजमहल में ही ऑर्डर दे रही हो। और इधर दूसरी तरफ अब तक रोहित भी अपने पापा की उस डायरी को पढ़ने लगता है और इधर अनिका भी अब तक उसके पापा की सर्जरी के लिए अपना पूरा ही प्लान बनाने के लिए लग जाती है जैसे डॉक्टर अमृता अपनी हर एक सर्जरी में करती थी। लेकिन जब रोहित वहां पर अपने पापा की उस डायरी को पढ़ रहा था तो उसमें कुछ ऐसी लाइनें थी कि जिसे पढ़कर अब रोहित एकदम से ही रोहित के हाथ से वो डायरी नीचे गिर जाती है। उस डायरी को के नीचे गिरने की आवाज से अब अनिका रोहित को बोलती है, लेकिन रोहित अपने सेंस में नहीं होता, इसलिए अनिका अब रोहित के पास आती है। तो अब रोहित अनिका को गले लगाते हुए कहता है, अनिका नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता ये। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप अपने आप को संभालिए और मुझे बताइए कि आप क्या नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही खामोश रहने के बाद अब रोहित अनिका को खुद से अलग करते हुए अब उसे नीचे गिरी हुई डायरी की तरफ देखता है। तब रोहित के साथ अब अनिका भी उसे देखती है और कहती है, ये किसकी डायरी है मिस्टर मारवा। अब अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, ये पापा की पर्सनल डायरी है, इसे पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है अनिका, क्योंकि मैंने आज बड़ी ही हिम्मत करके इस डायरी को पढ़ना शुरू किया था, लेकिन इसके फर्स्ट पेज में ही कुछ ऐसी लाइनें हैं जिसे पढ़कर अब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि अब मैं इस डायरी को आगे भी पढूं। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो रोहित के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मिस्टर मारवा आप ये मत कहिए कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके अंदर कितनी ही हिम्मत है, क्योंकि आप में हिम्मत तो बहुत है, लेकिन इसमें कोई भी किसी भी तरह का शक नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस डायरी को पढ़ सकते हैं और वो भी अच्छी तरह से। और हाँ इस बार जब इस डायरी को खोलना तो मेरा एक सजेशन है मिस्टर मारवा, आप प्लीज उसे मानिएगा, क्योंकि जब अब की बार आप इस डायरी को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इस डायरी को रोहित मारवा की तरह नहीं बल्कि इसे किंग की तरह पढ़ना, और इसे किंग की तरह पढ़ते हुए ही अपने दिमाग को भी किंग की तरह ही रखना और वैसे ही सोचना, क्योंकि अगर आप रोहित मारवा बनकर इस डायरी को पढ़ेंगे तो आप एक बेटे बनकर इस डायरी को पढ़ रहे हैं, जिससे शायद आप यहाँ पर अपने माँ और पापा के लिए इस डायरी को नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप किंग की तरह सोचकर इसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे अच्छे से पढ़ भी पाओगे और इसमें लिखी हुई हर एक बात को समझ भी पाओगे। तो आप इस डायरी अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित उसे कहता है, थैंक यू अनिका, हमेशा मेरे अप्स और डाउन्स में मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि जहाँ पर भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तुम सच में वहाँ होती हो और मुझे संभाल भी लेती हो। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका उसे कहती है, मैं तो अब साथ दे रही हूँ मिस्टर मारवा, लेकिन आपने तो पता नहीं कितनी बार ही मेरा साथ दिया है। यहाँ पर मुझे कभी आपके साथ की जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन आपने तब भी मेरा साथ हर चीज में दिया, भले ही मुझे वहाँ पर जरूरत ही क्यों नहीं हो। आपको याद है मिस्टर मारवा, जब मेरे ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे कि मैं किसकी बेटी हूँ, आपको इस बात से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता था। ये सुनते ही अब रोहित उसे कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया था अनिका, और मुझे इसमें किसी के भी जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि भले ही उस समय गौतम गुलेरिया के बारे में पता चल गया था, जो कि सब हर एक न्यूज चैनल पर भी वो खबरें दिखाई जा रही थी, जो कि एक लाइव टेलीकास्ट था कि वो तुम्हारा पिता नहीं है, लेकिन उसके बाद भले ही लोगों ने तुम्हें कुछ भी क्यों ना कहा हो, मुझे तो उन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता।
तुमसे, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था अनिका, और मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारा पास्ट क्या था और क्या नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ मेरी अनिका को जानता था, अनिका को ही प्यार करता था। अनिका और रोहित दोनों अभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तो वहीं अब तक कविनालिशा भी बार बार वहां पर अब राजीव से दमयंती के बारे में ही पूछ रही थी कि मिस्टर गुलेरिया, प्लीज प्लीज आप अपनी वाइफ को बुलाइए ना, क्योंकि यहाँ पर कविनालिशा जानबूझकर उन्हें ये सब कह रही थी, क्योंकि उन्होंने शीला और दमयंती के साथ क्या किया था वो बात वो अच्छी तरह से जानती थी, और शायद यही वजह थी कि किसी एक मोटिव को लेकर ही आज यहाँ पर कविनालिशा यहाँ पर आई थी। नहीं तो पेरिस की एक इतनी बड़ी रानी होने के बावजूद वो ऐसे किसी की फोन कॉल पर ऐसे इतनी दूर कैसे आ सकती थी। इसलिए वो जानबूझकर राजीव से दमयंती के बारे में पूछने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसे ये तसल्ली हो सके कि दमयंती अभी जिंदा है या मर गई। राजीव अब बार बार कविनालिशा के दमयंती के पूछने से अब बहुत ही इरिटेट हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो दमयंती के बारे में कुछ भी ना बताए, लेकिन अब बार बार कविनालिशा के द्वारा पूछे जाने से अब वो इतना परेशान हो गया था कि अब वो अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है फिर चलिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब राजीव के ये कहते ही अब कविनालिशा भी अपनी जगह से खड़ी होती है, और अब राजीव कविनालिशा को अपने साथ लेकर अब वो उस रूम की तरफ जाने लगता है जहां पर दमयंती और शीला का ट्रीटमेंट चल रहा था। कुछ ही देर में अब वो दोनों उस रूम में आ जाते हैं जहां पर शीला और दमयंती दोनों ही थी। उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर तो अब मानो आलिशा का एकदम से ही खून खोलने लगा था, क्योंकि आलिशा को उन दोनों की सच्चाई अच्छी तरह से याद थी कि किस तरह से उन दोनों ने अंजलि को मारने की पूरी प्लानिंग की हुई थी, और इसी वजह से ही अनिका और कविनालिशा दोनों ने मिलकर इनका ये हाल किया था। अब उन दोनों को अपने सामने जिंदा देखकर अब कविनालिशा का खून इतना खोल रहा था कि उसने अब अपने हाथों की मुठ्ठियां तो भींच ली थी, लेकिन अब वो यहाँ पर किसी को अपने ऊपर संदेह नहीं होने देना चाहती थी। कविनालिशा अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि लगता है अनिका को इसके बारे में बताना होगा कि वो दोनों अभी जिंदा है। जो डोज उस दिन हमने इन दोनों को दिया था वो कम पड़ गया है, शायद इसी वजह से ही ये दोनों अब तक जिंदा है। नहीं तो अगर वो डोज कम नहीं होता तो अब तक तो ये यहाँ पर इस तरह नहीं होती। इन्हें दोबारा से जरूरत है उस डोज की। इस बार हम मेक श्योर करेंगे कि ये दोनों अब की बार बच ना पाएं, क्योंकि इन दोनों का अब जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं उसे तो यहाँ से उठा देना ही सबसे बेहतर आइडिया होगा। कविनालिशा अब उनके पास जाती है और अब वो उनसे पूछती है, अब कैसी हैं आप दोनों? आपकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने आप दोनों को अच्छे से आपकी नानी याद दिलाई है। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि किसने किया है ये सब? क्योंकि जिसने ये सब किया होगा, आप दोनों की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने न जाने कितने ही जन्मों का आप दोनों के साथ बदला लिया है। वैसे क्या आप जानते हैं ये किसने किया है? और आखिर आपने उन दोनों और आखिर जिसने आपके साथ ये किया है उसका आपने क्या बिगाड़ा था जो उसने इतनी बुरी सजा दी है तुम्हें? अब ये कविनालिशा के मुंह से ये सब सुनते ही अब शीला का गुस्सा एकदम से ही 7वें आसमान पर था, क्योंकि जिस तरह से कविनालिशा एक एक शब्द बोल रही थी उसे देखकर तो अब शीला को ऐसी महसूस हो रहा था जैसे उसके जख्मों पर कोई नमक मिर्च डाल रहा हो। इससे पहले कि अब शीला कविनालिशा को कुछ भी कहती कि तभी उसके कानों में अब फिर से आलिशा की आवाज आती है, जो कि उसे और अब दमयंती से पूछ रही थी, क्या मैं जान सकती हूँ कि मिसेज अंजलि मल्होत्रा से आपकी क्या दुश्मनी है? कविनालिशा ने अब सीधे सीधे ही उन दोनों से अंजलि मल्होत्रा के बारे में पूछ लिया था। कविनालिशा के इस सवाल पर अब शीला और दमयंती दोनों के ही चेहरे का एकदम से ही रंग उड़ गया था, क्योंकि उन दोनों का रंग इसलिए उड़ा था क्योंकि राजीव गुलेरिया भी उसी कमरे में था और कविनालिशा ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया था, वो भी राजीव के सामने, कि उससे तो उसे अब उन दोनों को डर हो गया था कि कहीं राजीव को उन दोनों के ऊपर किसी तरह का शक न हो गया हो। राजीव के सामने जो आलिशा ने कहा वो
दोनों अब उसका जवाब कैसे दे पाएंगी, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर राजीव को सब सब सच सच पता चल गया फिर तो उनका पता नहीं कि वो जिंदा बच भी पाएंगी या नहीं। कविना लीशा अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जिस दिन हमें दमयंती देवी की एप्लीकेशन मिली थी उस वक्त हम रॉयल पाम रेस्टोरेंट में ही थे। वहां पर हमने आप दोनों को सारी ही बातें करते हुए सुना था कि किस तरह से आप दोनों अंजलि को अपने रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग रच रही थी। इसलिए मुझे लगा कि मैं क्यों ना एक बार, जब आप अब मेरे आमने सामने हैं, तो एक बार मैं आप दोनों से पूछ लूं। वैसे उस दिन भी मैं आप दोनों से पूछना चाहती थी, लेकिन उस दिन मेरे पास समय बिल्कुल ही कम था, इसलिए मैं आप दोनों से उस दिन कुछ भी नहीं पूछ पाई। अब इतना सब कहते हुए अब आलिशा शीला के सामने आ जाती है और अब वो उससे कहती है, क्या कह रही थी आप कि जैसे मैंने अपने हाथों से अंजलि के बच्चे को जमीन में दफनाया था, ठीक वैसे ही मैं अब उसे भी दफना दूंगी। समथिंग कुछ मैंने आपके मुंह से यही सब सुना था। यही कहा था ना आपने उस दिन, तो फिर क्या रहा? आपने फिर आगे का कुछ प्लान बनाया? अब इतना कहने के बाद अब वो दमयंती को देखती है और फिर कहती है, 30 साल पहले आप लाइफ केयर हॉस्पिटल से 2 बच्चों को चुरा कर भागी थी ना? उसके बाद आपने उन बच्चों के साथ क्या किया था? क्या आप मुझे ये बताएंगी? एनीवे रहने दो। लेट मी गेस, आपने उन दोनों ही बच्चों को किसी आंटी को दे दिया था, या आई एम राइट? और उसके बाद इन्होंने उन बच्चों को दफना दिया होगा। आई एम राइट ऑफ कोर्स, या आई नो आई एम राइट। सेम यही हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से उस दिन तुम दोनों आपस में बातें कर रही थी, उस दिन मैंने आप दोनों की बहुत सारी बातों को सुन भी लिया था और उनके पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश भी की थी। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि चल छोड़ो, ये तुम दोनों का मामला है। और सच बताऊं तो उस दिन मुझे बहुत ही लेट हो रहा था, नहीं तो उस दिन मुझे आप दोनों की बातों में जितना इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। कविना लीशा यहाँ पर जानबूझकर शीला और दमयंती के बारे में वहाँ राजीव के सामने ये सब पत्ते खोल रही थी, क्योंकि अब तक कविना लीशा के सामने ऑलमोस्ट सच्चाई आ चुकी थी, तो इसलिए अब वो जानबूझकर उनके बारे में उनके सामने कह रही थी ताकि राजीव की भी शायद आंखें खुलें। अब कविना लीशा कहती है, एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट माई डॉटर। लिसन दमयंती देवी, इंडिया में आपकी क्या रेपुटेशन है, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ, तो प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए कि हम आपको यहाँ से डिपोर्ट करवा दें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रहना चाहती हैं तो अपनी हद में रहो। दोबारा जो बात आपने लतिका को लेने की कही है वो दोबारा हरगिज भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पेरिस में वो तुम्हारा आखिरी पल होगा। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ क्या करेगी ये उनकी मर्जी है, लेकिन हाँ, आई विल मेक श्योर कि वहां पर जाने के बाद आपकी पूरी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। ये कोशिश मैं जरूर करूंगी। और हाँ, मैं एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर हमने राज्यसभा बुलाई गई तो याद रखना कि आपके सारे ही पुराने कारनामे हम उस सभा में भी खोल कर आएंगे, क्योंकि मैं बस आपको एक बार सचेत करना चाहती थी। और अगर आप फिर भी राज्यसभा बुलाना चाहती है तो एज यू विश, क्योंकि उसमें मेरा ही फायदा है। अगर तुम सोचती हो कि तुम राज्यसभा का नाम लेकर हमें डराने की कोशिश करोगी तो अपने दिमाग से हरगिज ये निकाल देना, क्योंकि तुम यहाँ पर पेरिस में हो और पेरिस की हम खुद रानी हैं, तो इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। आप लतिका को वही परवरिश देना चाहती हैं ना दमयंती देवी, जो आपने अपनी बेटी लच्छो को दी थी। सही कहा ना मैंने, क्योंकि लच्छो को आपने कैसी परवरिश दी थी उसके कारनामे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें ना सिर्फ इंडिया तक ही थी बल्कि उसकी जड़ें तो यहाँ पेरिस तक थी। ये बात भी हमसे कोई छिपी हुई नहीं है। इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं यही कहूंगी, देखिए आपसे दूर हो गई है, इसलिए उसका दुख हमें भी है। लेकिन अपनी बात को पूरा करने के बाद अब कविना लीशा राजीव गुलेरिया की तरफ देखकर कहती है कि हमारे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम जो बात कहने के लिए आए थे, आई मेक श्योर कि मैंने वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। एंड आई एम श्योर कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। और हो सके मेरी बेटी प्रिंसेस लतिका से दूर ही रहना, क्योंकि ये मेरी आप सभी को एक लास्ट वार्निंग है। इतना सब कहने के
बाद अब आलिशा शीला और दमयंती की तरफ देखकर कहती है, मिसिज अंजलि मल्होत्रा से दूर रहना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि उस दिन भी मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से ये वार्निंग ही देना चाहती थी। दोबारा अगर तुम दोनों मुझे अंजलि मल्होत्रा के आसपास भी नजर आई तो उसका अंजाम क्या होगा वो तुम दोनों अच्छी तरह से सोच लेना। और हाँ, अगर उन्हें खरोच भी आ गई ना तो मैं इस पैलेस की ईंट से ईंट बजा दूंगी और तुम्हें फिर कहीं छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। और किसी के बाप में इतना दम नहीं होगा कि जो हमें रोक सके। हमारी ही धरती पर रह के तुम लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हो तो इसके बदले में तो तुम फिर मुझे रोक भी नहीं पाओगे। ये कहते हुए ही अब गुस्से में कवीना आलिशा उस रूम से निकलकर जाने ही वाली थी कि तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और फिर अब वो फिर से एक सवाल करती है कि आप दोनों में से वो कौन था जिसने मिसिज अंजलि मल्होत्रा को किडनैप किया था जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या आप बता सकती हैं? कवीना आलिशा के इस सवाल पर तो अब शीला और दमयंती दोनों ही अब हैरानी से कभी एक दूसरे को देखती है तो कभी सामने खड़ी हुई आलिशा को देखती है। क्योंकि जो काम आज आलिशा ने किया था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शीला और दमयंती का आज का आखिरी दिन हो। कितने ही सालों की प्लानिंग आज एकदम से ही आरजे के सामने खुल चुकी थी। अब आलिशा राजीव गुलेरिया की नजर से नजर मिलाकर अब उससे भी कहती है, होश में आ जाइए आप भी और अपनी आंखें खोल कर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि जिसे आप अपना दुश्मन मानते हैं वो आपका जिसे आप अपना दुश्मन मानते हैं वो आपका दोस्त निकले और जिन्हें आप अपना दोस्त मानते हैं वही आपके दुश्मन हो। क्योंकि आपके दोस्तों ने ही कहीं ऐसा ना किया हो कि आपकी पूरी ही जिंदगी को बर्बाद किया हुआ हो और आप अब तक उन्हें ही अपना दोस्त मान रहे हो। खैर, ये आपकी लाइफ है तो आपका ही डिसीजन होगा। जब आप लोग इतनी अच्छी तरह से दिमाग लगाते हैं तो आपका खुद का भी तो दिमाग है ही, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आप उसे इस्तेमाल कीजिए। एनीवे, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हाँ, जल्द से जल्द आप उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर दे क्योंकि वो एप्लीकेशन जल्द से जल्द कैंसिल हो जाना चाहिए, अदरवाइज उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इससे ज्यादा तो मैं अब आपको कहना भी नहीं चाहूंगी। ये कहते हुए अब कवीना आलिशा तीनों को ही एक तेज लुक देती है और अब वो वहां से जाने लगती है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है तभी उसे एक बात याद आती है और अब वो फिर से पीछे मुड़कर अब राजीव गुलेरिया से कहती है, आपने हमारे ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर दिया था तो क्या अब आप उन्हें होश में ला सकते हैं? ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया एकदम से ही हैरान था क्योंकि अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर तो राजीव गुलेरिया एकदम से ही सदमे में आ गया था। अब कवीना आलिशा की ये बात सुनकर अब वो अपने सेंस में आता है और अब वो कहता है, रानी साहिबा उन्हें होश आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अब इतना सब कहकर और सुनकर अब आलिशा बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उसे अब सामने से येलो ऑर्चिड फ्लावर अपने हाथ में लिए हुए वही माली दिखाई देता है जो कि उसे वो फ्लावर देने से मना कर रहा था। आलिशा अब अपने तेज कदमों से अब उसके पास जाकर अब उसे उन फूलों को लेकर माली को बड़े ही पोलाइटली अब थैंक यू कहती है। अब राजीव गुलेरिया भी बड़े ध्यान से अब आलिशा के एक्सप्रेशंस को ही नोट कर रहा था। जिस तरह से राजीव का कितना भी खराब मूड हो, इन फूलों को की खुशबू भर से ही उसका मूड तभी के तभी ठीक हो जाता था। ठीक उसे आज यहाँ पर कवीना आलिशा के साथ भी लग रहा था क्योंकि जितने गुस्से में कवीना आलिशा यहाँ पर शीला और दमयंती के कमरे में थी, लेकिन माली को सामने से उन फूलों के साथ देखकर उन फूलों के अपने हाथ में आते ही अब उसने माली को बड़े ही पोलाइटली थैंक यू कहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ कुछ सेकंड पहले जो तमाशा हुआ है ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। वो भी यही सोचता है कि राजीव का कितना भी बुरा मूड क्यों ना खराब हो, लेकिन इन फूलों की खुशबू से ही उसके दिमाग को जैसे एक ठंडक सी पहुंचती थी। सेम उसे यहाँ पर कवीना आलिशा के साथ भी दिखाई दे रहा था क्योंकि जिस मूड में आलिशा अभी यहाँ पर दमयंती और शीला के इसके सामने थी और अभी जैसे ही उसके सामने वो फूल आए तो उसके बाद तो उसका मूड एकदम से ही फिर से ऐसा हो गया था जैसे मॉर्निंग में फ्रेश होता है। अब और साथ के साथ अब वो दोबारा से माली को फिर से थैंक यू कहती है और उस माली को दोबारा थैंक यू कहने के बाद अब वो उस माली को फिर से कहती है कि अगर इन लोगों ने आपको यहाँ पर इस नौकरी से हटा दिया तो आप चिंता मत कीजिए क्योंकि आपने जिस तरह से हमें ये फूल दिए हैं इसके बदले में तो हम आपको वहाँ पर अपने पैलेस में 3 गुना ज्यादा आपको सैलरी देंगे।
अपनी बात को पूरा करने के बाद अब आलिशा वहां से जाने ही लगती हैं। आज शायद राजीव के लिए पहली बार था कि उसने अपनी बेटी के को ऐसे नखरे उठाए हैं, क्योंकि जब से कवीना आलिशा यहाँ पर इस पैलेस में आई थी तब से उसकी कुछ ना कुछ डिमांडें चली हुई थी। वो जानबूझकर, ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर राजीव गुलेरिया को यहाँ पर परेशान कर रही थी। पहले तो उसने कविन आलिशा के ऊपर बहुत सारा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो खुद को कंट्रोल करता है। उसे अपने पापा की एक बात याद आ गई थी। राजीव अपने कॉलेज के दिनों में कभी किसी के आगे नहीं झुकता था, ना परिवार के आगे, ना परिवार के लोगों के आगे, ना कभी अपने दोस्तों के आगे, क्योंकि राजीव गुलेरिया हमेशा से ही अपने एक एटीट्यूड में, अपनी एक अकड़ में रहता था। एक दिन उसके पापा ने उसके इसी बिहेवियर पर उससे कहा था कि तुम्हें यही लगता है ना राजीव कि तुम्हें कोई नहीं झुका सकता, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिसे कोई नहीं झुका सकता ना, उसे उसकी खुद की ही औलाद ही झुका सकती है। इसलिए बी अवेयर और मेरी इस बात को हमेशा से ही याद रखना। आज इतने वक्त के बाद आलिशा को यहाँ पर अपने पैलेस में देखकर राजीव को अब अपनी वो बात याद आ गई थी, क्योंकि जितने नखरे से, जितना यहाँ पर कवीना आलिशा भी ये सब कुछ बोल गई थी, अगर राजीव के सामने कोई और होता तो राजीव उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन राजीव ने आज कवीना आलिशा के हर एक नखरे को उठाया था। हाँ, ये और बात है कि अगर आलिशा की जगह आकाश होता तो शायद राजीव उसे अपने सामने चुप भी करवा सकता, लेकिन आज जो कुछ भी आलिशा ने यहाँ पर कहा है, अगर ये सच हुआ ना तो मैं शीला और दमयंती के ठीक होने का भी इंतजार नहीं करूंगा। अब राजीव यही अपने मन में ही एक शपथ लेता है और वो सोचता है कि मैं उन दोनों की मौत लगता है अब मेरे ही हाथों से होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर ये दोनों उस रेस्टोरेंट में क्या करने गई थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में तो उस दिन मैं अंजलि से मिलने के लिए गया था। तो अगर उस रेस्टोरेंट में मैं अंजलि से मिलने गया था तो फिर ये दोनों वहां पर क्या कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में जो मैं सोच रहा हूँ वही हो? कहीं ये मेरा पीछा करते हुए तो नहीं गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अभी कवीना आलिशा यहाँ पर इनके बारे में सब कुछ कह के गई है, कहीं वही सच हो जो मुझे अब तक शायद दिखाई ना दे रहा हो? क्या वाकई में जैसे कवीना आलिशा कह रही थी शीला ने मेरे बच्चों को दफना दिया था? और अंजलि की तकलीफों का क्या सच में जो उसने कहा था क्या वो सच था? फिर तो अगर मैं सोचूं तो अंजलि ने कितनी ही तकलीफें सही है। मुझे तो अब कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या सच है और क्या झूठ है। वहीं दूसरी तरफ अब तक शाम हो गई थी। रोहित और अनिका अपने रूम से बेसमेंट में आ जाते हैं कि तभी रोहित अब अनिका से कहता है कि क्या वो रोबोट सूट बचे हुए हैं जो स्वाति माँ ने तुम्हारे लिए भिजवाए थे कॉलेज के मिशन के लिए? रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहती है, वैसे तो सारे ही यूज हो गए थे मिस्टर मारवा, लेकिन हाँ 2 या 3 शायद होंगे, वो आपके फ्लैट में ही होंगे। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि फ्लैट की चाबी किसके पास है अनिका? मेरा मतलब है कि कहाँ है? रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका कहती है, मिस्टर मारवा गाड़ी में ही है मेरे ख्याल से। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। इतना सब कहने के बाद वो दोनों अब गाड़ी में बैठ जाते हैं। रोहित अब अनिका से कहता है, सीट बेल्ट लगा लो अनिका, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। कुछ ही देर में अब रोहित भी गाड़ी को पेरिस की सड़कों पर काफी ही तेज दौड़ाने लगता है। कुछ ही देर के सफर के बाद वो दोनों अब पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज पहुंच जाते हैं। अपनी गाड़ी को बेसमेंट में पार्क करने के बाद वो दोनों अब गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। फ्लैट की चाबी लेने के बाद अब वो दोनों एलिवेटर से सीधा ही 6th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर रोहित को उसका अपार्टमेंट अलॉट हुआ था। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो दोनों फ्लैट के सामने आ जाते हैं। रोहित अब जल्दी से उस फ्लैट के दरवाजे को खोलकर अब अंदर आ जाता है। अनिका भी उसके पीछे पीछे ही आ जाती है और अब वो अपने रूम के दरवाजे को बड़े ही ध्यान से बंद करती है। अनिका अब अंदर आने के बाद कहती है, मिस्टर मारवा हमें जरूरत होगी उस रोबोट सूट की, क्या आपको लगता है कि सच में हमें वो चाहिए? अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए रोहित कहता है, हाँ अनिका, मुझे नहीं लगता कि वो नाना जी ने पापा की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी लापरवाही की होगी, भले ही अंदर जाने वाला उनका ग्रैंडसन ही क्यों ना हो। क्योंकि रोहित ने अभी तक अनिका को कुछ भी नहीं बताया था कि वो स्वाति माँ के साथ कैसे गया था
और अब इस बात के लिए अब रोहित कहता है कि इस बात के लिए आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने पापा की सिक्योरिटी इतनी अच्छे से की हुई है। कुछ ही देर में अब अनिका और रोहित दोनों ही अब रोबोट सूट को पहन लेते हैं। रोहित अब अनिका से कहता है कि पापा की सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है कि उसके लिए तो मैं नाना जी का कितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम ही होगा। इसलिए अनिका हमें हर एक चीज को बड़े ही अच्छे से ध्यान से देखना होगा। रेडी होने के बाद अब दोनों ही एक दूसरे को थम्स अप का इशारा देते हैं कि वो दोनों अब यहाँ से चलने के लिए तैयार हैं। अनिका बाहर जाने से पहले ही अब सारे ही अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमराज का एक्सेस अपने हाथ में ले लेती है ताकि उन दोनों को कोई भी वहां पर जाते हुए ना देख पाए। और अब वो रोहित से कहती है कि चलिए मिस्टर मारवा, अब हम यहाँ से चल सकते हैं क्योंकि अब तक मैंने सारे ही कैमराज को हैक कर लिया है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और रोहित अब बाहर निकल कर आ जाता है। तो जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि कहीं कोई कॉरिडोर में है तो नहीं। एक बार अच्छी तरह से चेक करने के बाद अब रोहित अनिका से कहता है कि आ जाओ अनिका बाहर, चलो अब जल्दी से चलते हैं क्योंकि यही सही मौका है। अभी यहाँ पर कॉरिडोर में कोई भी नहीं है हमें साथ में देखने वाला। अब अनिका भी रोहित की यह बात सुनकर जल्दी से अब उस फ्लैट से बाहर निकल जाती है और अब वो उसके दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है। और फिर वो दोनों ही जल्दी से एलिवेटर की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों अभी अपने अपार्टमेंट के उस बेसमेंट में आ जाते हैं। अब वो दोनों बड़ी ही सावधानी से कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो दोनों अब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जाने वाले थे कि तभी अब अनिका की नजर वहां पर सामने से आ रहे केल्विन पर जाती है। उसे देखकर तो अब ऐसा लग रहा था कि बेचारा न जाने कितनी ही रातों से सोया ना हो। उसे देखकर अनिका को उसके ऊपर दया आती है। अनिका अब उसे देखकर रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, केल्विन अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, क्या आप जानते हैं? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है ना उसकी, तो तुम ही पूछ लो जाकर उसको, और अगर नहीं पूछना तो उसको छोड़ो, वो अपना काम कर रहा है तो उसे अपना काम करने दो। और हम यहाँ पर अपना काम करने के लिए आए हैं तो अब हमें भी अपना काम कर लेना चाहिए। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका का हाथ पकड़कर अब उसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ लेकर जाने लगता है क्योंकि रोहित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि केल्विन को देखकर अनिका उसके लिए थोड़ी सी भी सिंपैथी दिखाए। यहाँ अनिका को केल्विन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे बार बार बस रोहित पर ही शक हो रहा था कि कहीं रोहित ने फिर से कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना, क्योंकि जिस तरह से रोहित ने पिछली बार केल्विन के काम को इतना बढ़ा दिया था कि उसे सांस भी नहीं आ रहा था। तो अब उसे अनिका को लगता है कि कहीं मैंने उसके साथ डांस करके कहीं बेचारे के काम के प्रेशर को तो नहीं बढ़वा दिया। कुछ ही देर में अब दोनों अब यही सोचते हुए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं। एक एक करके अब वो दोनों ही हर स्टेज को आसानी से पार कर रहे थे क्योंकि रोहित एक बार यहाँ पर पहले भी आ चुका था, इसलिए हर एक स्टेज को रोहित ने अपने दिमाग में सेट किया हुआ था। रोहित अब अनिका से कहता है कि मेरा शक सही निकला था, ये कॉम्बिनेशन और पासवर्ड हर बार चेंज होते रहते हैं अनिका। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, वो सब तो ठीक है मिस्टर मारवा, लेकिन हम पापा को बाहर यहाँ से कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारे लिए अंदर जाना कितना ही मुश्किल है। अभी अनिका ने ये कहा ही था कि तभी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो हॉन्टेड हाउस में आ गए हैं। उस रूम में उनके आगे पीछे स्केल्टन आ गए थे और एक तो दोनों के ऊपर ही गिरा जिससे कि दोनों की चीख अब एकदम से ही निकल गई थी। अनिका अब रोहित से कहती है, ये सब क्या है मिस्टर मारवा, कितना ज्यादा डरावना है ना ये सब। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित ने कहा, जो दिख रहा है वो ही है, वो है नहीं अनिका, ये तो सिर्फ एक भ्रम है हमें यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हमें बस अब सही दीवार की दिशा में जाना होगा। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, संभल कर मिस्टर मारवा, यहाँ पर पता ही नहीं कहाँ से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। सच में इसकी सारी स्टेजेस कितनी ही मुश्किल है मिस्टर मारवा, क्या आप जब पिछली बार आए थे तो क्या आपने अकेले ये सब किया था? अब अनिका ये कहती है, लेकिन अब अनिका फिर साथ में कहती है, ओके अब चलिए। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अब दोनों ही आराम से उसे दीवार को ढूंढते हैं जिस पर वो इनविजिबल दरवाजा बना हुआ है।
कुछ ही देर में वो दोनों अब उस दरवाजे को ढूंढ लेते हैं। यानिका अब अपने फोन पर टाइप करते हुए अब उस दरवाजे के पासवर्ड को भी हैक करने लगती है, क्योंकि जहां जहां पर अनिका को पासवर्ड की जरूरत थी रोहित उसे पहले से ही बता दे रहा था। कुछ ही देर के बाद जब वो उसे हैक कर लेती है तो वो अब उस पासवर्ड को डाल देती है। कुछ ही देर में अब वो दरवाजा भी खुल जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो वो दोनों अब अंदर आ जाते हैं। अनिका अब रोहित से कहती है कि ऐसी भूल भुलैया मैंने आज तक नहीं देखी है मिस्टर मारवा। सच में कितना ही बहलाने वाला काम है ये। इसमें तो अगर एक बार कोई इंसान फंस गया तो ये मैं लिख कर देती हूँ कि कोई इससे निकल ही नहीं सकता। अब ये बताइए कि हम पापा तक पहुँच गए या अभी और भी कुछ बाकी है। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित ने कहा कि हम उन तक बस पहुंच गए अनिका। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका ने जवाब दिया चलो। अनिका ने जब चारों तरफ देखा तो वो अपनी नजरें घुमाती है तो ये एक हॉस्पिटल वार्ड था और वहां पर अब एक बेड पर लेटा हुआ एक शख्स था। बेड पर किसी शख्स को लेटा हुआ देखकर अब अनिका अपने कदमों को धीरे धीरे धनंजय पीरामल की तरफ बढ़ा देती है और जैसे ही अब वो बिल्कुल उनके पास पहुंचती है तो अब वो बड़े ही ध्यान से अब उन्हें देखती है। अनिका जानती थी कि वैसे तो रोहित बिल्कुल अपने नाना जी पर गया था, लेकिन सच में उसकी शकल का कुछ हिस्सा उसके पिता के ऊपर भी आता था।